फिल्मी गीत संगीत और प्रतिगामिता के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि फिल्मी संगीत और फिल्मी गीत किस तरह से दासत्व की राजनीति को निर्मित करते हैं। और ये काम आनंद आनंद और सिर्फ आनंद के जरिए होता है। ये जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं ना कि आखिर ये इतनी गुलाम मानसिकता हिंदुस्तान की जनता में कहाँ से आई। हिंदुस्तान की जनता में एक रेवेलियन भाव, एक प्रतिरोधी भाव, उसका लगातार क्षय कैसे हुआ। इस क्रम में हमने कभी भी जो मास कल्चर के रूप हैं उनकी कभी विवेचना ही नहीं की। हम तो ये मानते रहे कि फिल्मी संगीत और फिल्म ये सेक्युलरिज्म का और सेक्युलर एजेंडे का एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं विनम्रता से इस पूरी की पूरी थ्योरी से असहमत हूं। फिल्मी संगीत और फिल्मी गीत जिस पर के कल मैंने कुछ बातें कही थी आपसे, और वो टेक्नोलॉजी और उसके संगीत के संदर्भ में कही थी। उसी क्रम में आगे हम लोग देखें कि ये जो संगीत है और संगीत की टेक्नोलॉजी है, ये जो फिल्म है और फिल्म की जो टेक्नोलॉजी है, इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का जो है वो असर क्या होता है, काम क्या करती है, इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है दैनिक जीवन की अभिरुचियों और मूल्यों, और खासतौर पर जो उत्पादन के जो संबंध हैं, उन उत्पादन के संबंधों की संगति में अभिरुचियों और मूल्यों का विकास करना। हमारे यहां उत्पादन के संबंध कैपिटलिज्म और जनता के कंट्राडिक्शन पर निर्भर हैं। और आज हम पूंजीवाद की विकसित अवस्था, जिसे हम लोग क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, उस क्रॉनिक कैपिटलिज्म का हिस्सा है। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म और जनता के बीच का जो कंट्राडिक्शन है, और इसके पहले जो कैपिटलिज्म और जनता के बीच का जो कंट्राडिक्शन था, वो कंट्राडिक्शन एक बुनियादी समस्या है। और फिल्मी गीत संगीत इस कंट्राडिक्शन में किसके पक्ष में खड़ा हुआ है? वो जनता के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। फिल्मी गीतकार चाहे वो जिस विचारधारा के हों, प्रगतिशील हों, प्रतिक्रियावादी हों, उदारतावादी हों, जो भी हों, वे जब फिल्म के लिए गीत लिखते हैं तो वे नहीं जानते कि वे किसका अंग बन गए। क्योंकि फिल्म में गीत आने के बाद, फिल्म की टेक्नोलॉजी में संगीत के आने के बाद, संगीत की वही भूमिका नहीं रह जाती जो कि संगीतकार ने सोची है या गीतकार ने सोची है। अपनी जगह यह बात भी सच है कि सामाजिक विकास के लिए तकनीकी विकास जरूरी है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें तकनीकी नहीं चाहिए और नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें मीडिया की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सिनेमा की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सिनेमा की टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न यंत्र उपकरण है उनकी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। नहीं, हमें सारी टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का कोई सांस्कृतिक सामाजिक पहलू भी है जिसको कि हम डिस्कस नहीं करते। हमको नाचते हुए राज कपूर अच्छा लगता है, हमको गाते हुए देवानंद अच्छा लगता है, हमको धर्मेंद्र अच्छा लगता है, हमको जो है आमिर खान अच्छा लगता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कौन सी चीज सामाजिक जीवन में निर्मित हो रही है। हम गाने में आनंद लेते हैं क्योंकि लता मंगेशकर गा रही है, मुकेश गा रहा है, मन्ना डे गा रहे हैं, रफ़ी गा रहे हैं। तो गाने का आनंद और फिल्म के देखने का आनंद, इस आनंद का अपना एक जिसका काला पक्ष भी है, शाह पक्ष भी है। और वो शाह पक्ष बनाने में इस जो मास कल्चर है, इस मास मीडिया में, इसके कुछ कठोर नियम हैं, इसके कुछ आइडियोलॉजिकल सुनिश्चित भूमिकाएं हैं
जिनको कि हम आमतौर पर नोटिस ही नहीं लेते, बहुत सतह पर देखते हैं। उसका पहला पक्ष है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है, वो ये कि ये जो सिनेमा के गीत हैं और सिनेमा का संगीत है, इसमें फार्मूलाबद्धता एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। स्टीरियोटाइप प्रस्तुति एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। सृजनात्मकता तो है, लेकिन सृजनात्मकता पर कौन सी चीज हावी है? फार्मूलाबद्धता। फार्मूला ही जो है वो गाने को और सिनेमा को वो पॉपुलर बनाता है। जब एक फार्मूला पिट जाता है तो हम दूसरे फार्मूले की तलाश करते हैं, लेकिन फार्मूले के बिना कोई फिल्म नहीं बनती और फार्मूले के बिना कोई गीत नहीं बनता। और जब हम फार्मूले को मान के चलते हैं, जैसे होता था ना कि वो रसों में श्रृंगार रस, वीर रस, ये तमाम किस्म के रस थे, तो उसमें एक फार्मूलाबद्धता थी, नियमबद्धता थी। फिल्म नियमबद्धता के बिना और फार्मूलाबद्धता के बिना निर्मित नहीं होती। और जब फिल्म मेकर फार्मूले को स्वीकार करता है तो एक सामान्य सी चीज घटित होती है जिसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं, लेकिन उस पर उसके गंभीर प्रभाव की तरफ ध्यान नहीं देते कि फार्मूले की पुनरावृत्ति भी तो होती है, और पुनरावृत्ति बड़ी प्रभावशाली ढंग से होती है। और जब किसी भी फार्मूले की, किसी भी फिल्मी तर्ज की, किसी भी संगीत की धुन की जब फार्मूलाबद्ध प्रस्तुति होती है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और आकर्षक होती है। और इसके कारण, यानी फार्मूलाबद्धता के कारण, फिल्मी संगीत और फिल्मी गीत और फिल्म एज ए सच वो सहज, बोधगम्य मीडियम की तरह कम्युनिकेट करता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज घटती है, क्योंकि हम संगीत और गीत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो घटती यह है कि अब जो संगीत सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता है और जो गीत सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता है वो विसंदर्भीकृत होकर आता है, वो अपने संदर्भ से विच्छिन्न आता है। चूंकि हम बार बार पुनरावृत्ति, फार्मूले की पुनरावृत्ति के क्रम से गुजरते हैं देखते हुए, एक जैसी धुन और उसके गानों से गुजरते हैं देखते हुए, तो हमें यह विसंदर्भीकरण परेशान नहीं करता। हम सोचते ही नहीं है कि इसमें मतलब रेफरेंस कहां खो गया। और यही वह जगह है जहां पर के एक खतरनाक राजनीतिक जमीन तैयार होती है कि अब हम संदर्भ रहित होकर सोचने के आदी बन जाते हैं। हमें वे चीज आनंदित करती हैं, वे चीज आकर्षित करती हैं जो रेफरेंस के बिना हमारे सामने आती है। तो संदर्भ रहित होकर सोचना ये आम चीज है। आप किसी से ही बात करिए, सामान्य तौर पर किसी से भी बात करिए, वो सीधे कहेगा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पूछो क्यों? बोले जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक आध बात बताएगा। आप जब हिस्टोरिकली उससे कहेंगे थोड़ा सा संदर्भ के साथ मोदी जी को देखो, तो वो कहेगा जी कोई जरूरत नहीं है इसके देखने की। ये जो मनोदशा फिल्मी गाने तैयार करते हैं, वो शासक वर्ग को देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए संदर्भ रहित भावबोध की निर्मित करते हैं। और ये संदर्भ रहित भावबोध की निर्मित बहुत ही खतरनाक पहलू है, और ये आइडियोलॉजिकल पहलू है जिसको के फिल्मी गीत संगीत निर्मित करता है। इसका बहुत समय तक नेहरू जी ने फायदा उठाया, बहुत समय तक इंदिरा जी ने फायदा उठाया,
और भी लोगों ने फायदा उठाया। फिल्मी गीत संगीत का ये एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है कि वहां विसंदर्भीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है, और विसंदर्भीकरण के कारण आप वस्तु, व्यक्ति, नेता, घटना, इन सबको अनैतिहासिक ढंग से देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। और ये जो अनैतिहासिक ढंग से देखने की जो प्रवृत्ति है, संदर्भ रहित होकर देखने की और सोचने की जो प्रवृत्ति है, इसके कारण फिल्मी संगीत तेजी से जनप्रिय बनता है। विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समुदायों में, झुग्गी झोंपड़ी से लेकर बड़े आदमी के घरों तक वह आनंद देता है और वह आकर्षित करता है। श्रोताओं का उससे लगाव भी होता है। कुछ लोग हैं जो मुकेश के फैन हैं, कुछ लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी के फैन हैं, कुछ लोग हैं मन्ना डे के फैन हैं, और ये जो प्रशंसक का भाव है, ये प्रशंसक का भाव उसको विसंदर्भीकृत प्रक्रिया में मिला है और अनैतिहासिक भावबोध के साथ मिला है। एक अन्य पहलू जो कि इससे जुड़ा हुआ है वो ये कि जितना तेजी से ये विसंदर्भीकरण बढ़ता है, उतनी ही तेजी से संगीत की और खासतौर पर फिल्मी संगीत की डिमांड भी बढ़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली फिल्मी संगीत की और फिल्मी गीत की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है उसका। आप YouTube पर जाइए, आप देखिए फिल्मी गाने कितना लोग सुनते हैं, कितना डाउनलोड करते हैं। आप सिनेमा के तमाम गीतों की पुनरावृत्ति और उसके सुनने वालों की संख्या देखिए। आप सामान्य तौर पर जो म्यूजिक चैनल चल रहे हैं उनमें संगीत के प्रसारण देखिए, उनकी श्रोता संख्या देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि फिल्मी संगीत की और फिल्मी गीत की डिमांड, खपत लगातार बढ़ती रही है, वो कम नहीं हो रही, क्योंकि उसका एक जो महत्वपूर्ण काम है वो है अनैतिहासिक ढंग से, विसंदर्भीकृत ढंग से सोचने के लिए लोगों को तैयार करना। और यह काम बहुत ही इंटेलिजेंटली सिनेमा के संगीत ने तैयार किया है। और सिनेमा के संगीत का ये जो मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन है, ये पॉलिटिकल डायमेंशन ही आम जनता को अनहिस्टोरिकली सोचने समझने के लिए एक तरह से परिवेश और दृष्टिकोण दोनों प्रदान करता है। इस प्रसंग में एक अन्य चीज वो ये कि गीत आते हैं तो वो एक ही जैसी तर्ज पर आते हैं। जब वो तर्ज पिट जाती है तो फिर दूसरी किस्म की तर्ज पर गीत आते हैं। इस क्रम में जो बहुत ही बुनियादी बात है वो ये कि सिनेमा का जो संगीत है वो गतिशील और डायनेमिक संगीत नहीं है। बल्कि सिनेमा के संगीत की जो केंद्रीय विशेषता है वो ये कि वह संगीत अगतिशील संगीत है और निर्वैयक्तिक कारीगरी का संगीत है। इम्पर्सनल जो कारीगरी है वो उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्धिक रूप से यह संगीत जड़ और स्वतंत्रता रहित है। सिनेमा का संगीत सुनने के वाले कभी भी स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं होते, क्योंकि सिनेमा का संगीत यथास्थितिवादी बनाता है। सिनेमा का संगीत, सिनेमा के गीत, चाहे वो जिसने लिखे हों, चाहे वो जावेद अख्तर ने लिखे हों, चाहे वो कैफी आजमी ने लिखे हों, चाहे वो नजरुल सुल्तानपुरी ने लिखे हों, किसी ने भी लिखे हों, इनमैटेरियल, क्योंकि सिनेमा की टेक्नोलॉजी और ये गीत संगीत की जो एज ए जेनर जो भूमिका है वो जड़ और स्वतंत्रता रहित भावबोध को निर्मित करती है। इसलिए सिनेमा के संगीत के और गीत के श्रोता को स्वतंत्रता की चिंता नहीं होती, स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा भावबोध है वो अनैतिहासिक और जड़ होता है। आखिरी चीज,
चूंकि वह एक तयशुदा परिवेश में सिनेमा का संगीत संचार करता है, तो इसमें इसके कारण शिक्षित करने की भी क्षमता नहीं होती। कोई सोचता हो कि सिनेमा के संगीत के जरिए जनता को शिक्षित किया जा सकता है। जी नहीं, आप जनता को शिक्षित नहीं कर सकते। अंत में सिनेमा के संगीत के जरिए व्यक्तित्व अंतरण भी नहीं कर सकते। व्यक्ति के चरित्र को, स्वभाव को बदल नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान का समाज इतना हेट से भरा हुआ नहीं होता, उसमें प्यार ही प्यार होता। लेकिन उसमें हेट ही हेट दिखाई दे रही है। अभी प्यार का कहीं पता ही नहीं है। तो इस सिनेमा के संगीत की जो केंद्रीय भूमिका है, जिसका कि आखिरी पहलू जो मैंने आपसे शेयर किया वो ये कि वह व्यक्तित्व को रूपांतरित करने में केंद्रीय भूमिका अदा नहीं करता। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।